सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड पॉप एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी नीट काउंसलिंग से रिलेटेड उसका जो कंप्लीट प्रोसीजर है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लेट है क्योंकि अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। जैसे कि मैंने पिछली बार कंप्लीट प्रोसेस को एक बार में समझाया था आपको कि कैसे कैसे काउंसलिंग प्रोसीड करना है, उसमें हम लोग देखेंगे इस बार भी, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, सिक्योरिटी फी डिपॉजिट कैसे करनी है ना, सिक्योरिटी फी का रिफंड कब आता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराना है, क्या होता है, ठीक है, नोडल सेंटर क्या होता है, डॉक्यूमेंट डोमिसाइल का रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, एक ऑल इंडिया वाला होता है, एक स्टेट वाला होता है, उसके बाद नोडल सेंटर क्या है, ठीक है। उसके बाद कुछ चेंजेस हुए हैं पिछली बार से इस बार में, ठीक है। पहले तो मुझे लगा कि जो पहले वाली वीडियो मैंने बनाई है 1 साल पहले, उसी से काम हो जाएगा, लेकिन काफ़ी सारे चेंजेस हैं इस बार, ठीक है। इस बार काफ़ी सारे चेंजेस हैं, जैसे कि मॉप अप राउंड को हटा के 3rd राउंड कर दिया गया है, और मोर ओवर चीज़ों को ऑल इंडिया काउंसलिंग की तरफ, मतलब जैसे कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में होता है 1st राउंड, 2nd राउंड, 3rd राउंड, और 3rd राउंड तक इवन आप अपनी सीट अपग्रेड करा सकते हैं वो। और उसके अलावा स्टे राउंड का भी कॉन्सेप्ट इस बार से यूपी नीट में आ गया है, ठीक है। उसके बाद स्टे राउंड का कॉन्सेप्ट आ चुका है ना। फिर एलिजिबिलिटी क्या है स्टे राउंड में, ठीक है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, एडमिशन का क्या प्रोसीजर होता है, जब आप एडमिशन लेने आएंगे कॉलेज में तो आपको मतलब कि कैसे कैसे पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है, एडमिशन फ़ी कितनी लगती है, कैसे होता है ना। फिर उसके अलावा आपका बॉन्ड सिस्टम क्या है, बॉन्ड सिस्टम में भी अपने को नहीं समझ में आता है कि अपने से कुछ करना है या कॉलेज वाले ही करेंगे सब कुछ। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट क्या है, हमको लाना है कि नहीं लाना है, ठीक है, सीट रेजिग्नेशन क्या होता है, इन सारी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें सब कुछ कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि पिछली बार मैंने बताया था वैसे ही इस बार भी हम लोग सारी चीज़ें एक ही बार में डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो पूरा वीडियो देखो, पूरा काउंसलिंग एक बार में समझ लो, है ना। इतना डिटेल्ड अभी तक शायद नहीं बताया है कोई, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पिछली बार कराई थी, चूँकि चेंजेस हुए हैं आपके काउंसलिंग प्रोसीजर में, प्रोसेस में, तो उसी हिसाब से हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ से, तो एलिजिबिलिटी आपका वही है कि जो ऑल इंडिया कोटा की जो एलिजिबिलिटी होती है वही यहाँ पे भी रहेगी। इतना तो रहेगा ही कि आप 12th पास हो कम से कम, है ना। 12th पास हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में कम से कम 50% नंबर हो आपका, ठीक है। रिजर्व कोटा के लिए 40% हो नंबर, है ना। उसके अलावा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश, ये जो 4 मेन सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट होते हैं, इसमें आप मतलब कि पास हो, किसी में आप फेल नहीं हो, चारों में अलग अलग आप पास हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12th पासिंग वाला। फिर उसके बाद आपका एज वाला जो क्राइटेरिया है वो इस साल का, यानी 2024 के 31 दिसंबर से पहले पहले आपका 17 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। यदि इतना है तो ये आपका मतलब आप एलिजिबल हो नीट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद आपके और क्या क्या क्राइटेरिया हैं, तो नीट 2024 आप मतलब कि आप नीट 2024 पास किए हो या फिर उसका जो कट ऑफ होता है उसको क्रॉस कर चुके हो आप, स्कोर जो आपका है वो कट ऑफ से आगे है, ठीक है। जो रिजर्व कैंडिडेट है, ठीक है, जो यूपी के हैं, तो यूपी में पार्टिसिपेट करने वाले जो यूपी के बच्चे हैं या फिर जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग रूल है। जैसे कि एनटीए अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग कट ऑफ मतलब कि रिलीज किया है। तो जैसे कि जो एनटीए ने कट ऑफ रिलीज किया है यूपी के लिए, तो यूपी के बच्चों पे वो अप्लाई होगा, ठीक है। जो यूपी के बच्चे हैं उनके लिए जो कट ऑफ रिलीज है यूपी के लिए, तो वो चीज़ उनके लिए अप्लाई होगा। तो कम से कम उतना कट ऑफ उनका होना, मतलब उतना कट ऑफ वो क्रॉस किए होंगे तभी एलिजिबल होंगे। और फिर उसके बाद जो ऑल इंडिया का कट ऑफ जो रिलीज हुआ है एनटीए की तरफ से, वो वाला कट ऑफ आपको चाहिए यदि आप यूपी से बाहर हैं और आप यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद डोमिसाइल यूपी के आपको चाहिए। अब डोमिसाइल का क्या कहानी है आगे हम लोग समझेंगे। डोमिसाइल का पूरा एक डिटेल्ड में मैंने बनाया है कि डोमिसाइल किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, कैसा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे कि पिछले साल के काउंसलिंग में लास्ट राउंड में उसने बताया था कि हिस्ट्री राउंड में यदि आपको सीट अलॉट होती है और आप यदि सीट नहीं लेते हैं तो आप अगले साल के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो रूल इस साल भी है, क्योंकि हिस्ट्री राउंड जो होता है वो आपका एकदम फाइनल राउंड होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें जो बची खुची सीट होती हैं वही आपको अलॉट कराई जाती हैं। तो यदि आप उसमें सीट नहीं लेते हो तो एक तरीके से आप सीट को बर्बाद कर रहे हो। तो आपको सिक्योरिटी मनी तो आपका जब्त कर लेते हैं, उसके अलावा आपको अगले साल काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट ना करो, मतलब कि एक तरीके से आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसा वाला सीन किया जाता है। पिछले 2 साल से हो रहा है, 2023 में भी हुआ था, 2024 में भी हो रहा है। तो 2023 में जो स्टे वैकेंसी राउंड में सीट लेके रिजाइन कर दिए थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे यूपी नीट काउंसलिंग में, ठीक है। अब आते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर पे। तो सबसे पहले आपका होता है रजिस्ट्रेशन, जो कि 4 दिन का है, 20 से 24 अगस्त का, ठीक है। तो
24 तो आने ही वाला है कल, तो उस हिसाब से आपका 20 से 24 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। वो आपके ईमेल या मोबाइल नंबर से होगा, ठीक है। ईमेल या मोबाइल नंबर से होगा, आपकी ओटीपी आएगी, ठीक है। ओटीपी जनरेट होता है और पासवर्ड भी इसमें बनाना होता है। तो आप एक बार पासवर्ड बनाएं तो उसको आप याद रखें या उसको आप सेव कर ले, ठीक है। या फिर इसमें जैसे कि आप यूपी नीट वाला जो साइट है upneet.gov.in यहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन आपको करना है, जिसमें कि आपका 2000 फीस लगेगा, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन फी 2000 है, ऑनलाइन पेमेंट होता है, ये वाला नॉन रिफंडेबल होता है। आपका जो सिक्योरिटी मनी होता है जिसमें आप 30,000 देते हैं, 30,000, वो वाला रिफंडेबल होता है। ये जो 2000 है ये नॉन रिफंडेबल होता है, ये आपका रजिस्ट्रेशन में 2000 रुपये लगेगा, ठीक है। और फिर आप यदि कहीं भी पेमेंट कर रहे हो, जैसे कि ये तो 2000 वाला पेमेंट है, जब आप पेमेंट करोगे तो उसका जो फाइनल वाला पेज आता है कि पेमेंट सक्सेसफुल, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसको हमेशा डाउनलोड करके एकदम सेफली रखा करो, ठीक है। जैसे कि काउंसलिंग में मैंने कई लोगों को देखा है कि वो काउंसलिंग कराएंगे, कहीं पासवर्ड भूल जाएंगे, कहीं किस नंबर से रजिस्टर किया है वो भूल जाएंगे, क्या ईमेल है वो भूल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पेमेंट किए हैं तो वो सब सारे मतलब जो भी इंपॉर्टेंट आपकी चीजें हैं वो भूलिए मत, ठीक है। और फोन में रखने से बेटर है आप गूगल ड्राइव का यूज कर लो, ठीक है। गूगल ड्राइव पे आप एंड्रॉइड यूजर हो तो गूगल ड्राइव पे आप एक फोल्डर बना लो, उसमें आप अपना सारा डॉक्यूमेंट जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट लिया या फिर पेमेंट रिसिप्ट आपने डाउनलोड करी, तो उसको आप डायरेक्ट गूगल ड्राइव पे सेव कर दो, ताकि आपका फोन भी यदि कहीं खो जाए ड्यूरिंग काउंसलिंग या फिर कुछ भी हो जाए, फोन को कुछ भी हो जाए, तो आप उसको कहीं भी आप अपना ईमेल लॉगिन करके एक्सेस कर सको, ठीक है। फिर उसके बाद आप जैसे कि आगे आप आएंगे हम लोग सिक्योरिटी मनी पेमेंट पे। तो जैसे सिक्योरिटी मनी पेमेंट जब आप करने जाते हो तो 30,000 का सिक्योरिटी मनी आप डिपॉजिट करते हो, तो उतना बड़ा अमाउंट जब भी आप डिपॉजिट करो ना, तो किसी भी जैसे साइबर कैफे से करा रहे हो तो उसके एटीएम कार्ड से मत कराओ, अपना एटीएम कार्ड यूज करो, अपना बैंक अकाउंट नंबर यूज करो। क्यों? क्योंकि जनरली ये होता है, हालांकि इस बार उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है अपने ब्रोचर में, इस बार काफी अच्छा साफ साफ ब्रोचर आया हुआ है, वो मैंने पूरा पढ़ा था इसको वीडियो बनाने के लिए। तो उसमें क्या है कि उसने अच्छे से भी बताया है इस बार कि आप जिस अकाउंट से पेमेंट करोगे उसी सोर्स अकाउंट में आपका 30,000 वापस आएगा। तो इस चीज को आप एकदम अच्छे से क्लियर करो कि आप जब भी 30,000 वाला पेमेंट करो अपने अकाउंट से करो। साइबर कैफे में यदि आप जा रहे हो, पेमेंट करा रहे हो, वहां से रजिस्ट्रेशन या फिर अपनी काउंसलिंग करा रहे हो, तो आप अपना एटीएम कार्ड, अपना अकाउंट नंबर लेके जाओ। जल्दीबाजी में हो सकता है आपको साइबर कैफे वाला कहे कि अरे भैया आपके वाले से नहीं हो रहा है ना, आप मेरे में 30,000 भेजिए, मैं पेमेंट करता हूं। तो ये सब चीजें भी आप अवॉइड करो, या कराओ उससे पेमेंट तो फिर उससे आप रिसिप्ट लो, लेकिन इसको अवॉइड करो, ठीक है। तो सिक्योरिटी फी डिपॉजिट जो आप करते हैं, पहले जो होता था 2023 से पहले वो डीडी के फॉर्म में होता था, जाना पड़ता था नोडल सेंटर पे, है ना। अभी क्या है कि आपका ऑनलाइन पेमेंट है, जो कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एमबीबीएस के लिए है आपका 30,000, ठीक है। और बीडीएस के लिए भी है आपका 30,000। एमबीबीएस बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 30,000 सिक्योरिटी फी है। प्राइवेट कॉलेज के लिए एमबीबीएस के लिए है 2 लाख, ठीक है। और बीडीएस के लिए है 1 लाख, ठीक है। तो ये जो है आपका ये ऑनलाइन पेमेंट होगा, सिक्योरिटी फी आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा। और इतनी बड़ी अमाउंट जब भी आप पेमेंट करें तो उसका जब आप पेमेंट अपने भी यदि एटीएम कार्ड से करा रहे हो तो वो वाला जो उसका भी जो मतलब कि पेमेंट रिसिप्ट है उसको भी आप डाउनलोड करके आप गूगल ड्राइव वगैरह पे सेव करके हमेशा से रखो, ठीक है। इसके बाद सब लोग पूछते हैं कि सिक्योरिटी मनी रिफंड कब आएगा। तो रिफंड देखो आपका सोर्स अकाउंट में आएगा। तो जैसे मैंने बताया कि आपको कैसे करना है, पेमेंट वगैरह अपने अकाउंट से करना है, ठीक है। तो देखो पेमेंट देखो ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं मिलती है, या फिर नहीं अलॉट होगा तो आपको नहीं मिलती है। एक सिंपल सा भी समझा रहा हूँ, आगे आपको अभी अलग अलग स्टेप पे समझ में आएगा कि किस राउंड में कहाँ सीट रिजाइन करने पे हमको सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी, कितनी मिलेगी, नहीं मिलेगी, है ना। तो अभी के लिए थोड़ा सा यदि सिंपल में बताऊँ तो देखो सिक्योरिटी मनी ये लोग क्यों लेते हैं काउंसलिंग में, ताकि आप सीट अलॉट कराओ तो उसको लो, बर्बाद मत करो। इसीलिए बहुत वाइजली आप अपनी चॉइस फिलिंग करो, ठीक है। बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करो कि ये वाला कॉलेज मेरे को मिल जाएगा तो मैं ले लूंगा, ठीक है। वहां पे चांस मत लो। तो सीट यदि वो लोग अलॉट करते हैं तो आप सीट मत बर्बाद करो, इसीलिए सिक्योरिटी मनी लेते हैं, है ना। तो आपको यदि सिंपल में समझाऊं तो यदि आपको सीट अलॉट होती है और आप एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, या एडमिशन ले लेते हो तब भी आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आ जाती है, ठीक है। यदि आपको सीट अलॉट नहीं होती है तब भी आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आ जाती है। लेकिन अभी यदि आपको सीट अलॉट होती है और उसमें यदि उस राउंड में यदि फ्री एग्जिट वगैरह नहीं है, ठीक है, सीट अलॉट होती है और एक तरीके से फ्री एग्जिट नहीं है और आप सीट बर्बाद कर रहे हो, तो आपकी सिक्योरिटी मनी वहां पे जब्त कर ली जाती है, ठीक है। तो यही सिस्टम है कि आप
आपको यदि सीट अलॉट नहीं हुआ किसी राउंड में तो आपको सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। ठीक है, सीट अलॉट हुआ, आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया तो आपको सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। और यदि वहां पे परमिटेड नहीं है फिर भी आपने सीट छोड़ दिया सीट अलॉट करा के, तो आपको सिक्योरिटी मनी वापस नहीं करी जाती है। ठीक है, कब तक आता है सिक्योरिटी मनी? ठीक है, कब तक आता है सिक्योरिटी मनी? तो आपका ऑनलाइन ही आएगा, तो लगभग 4 से 5 महीने में सिक्योरिटी मनी आपका वापस आ जाता है, जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है उसके 2-3 महीने बाद। ठीक है, काउंसलिंग जब पूरा ऑल इंडिया स्टेट का सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके 2-3-4 महीने बाद, तो 5-6 महीने में सिक्योरिटी मनी, उस साल ज्यादा लेट था तो 5-6 महीने में सिक्योरिटी मनी वापस आ गई थी। ठीक है, अब आगे चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका ऑनलाइन होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होने वाला है, अलॉटमेंट से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना कि आपके डॉक्यूमेंट सही है या फिर फर्जी हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था, 2023 से पहले क्या होता था कि पहले ही नोडल सेंटर अलॉट कर दिए जाते थे, आप नोडल सेंटर पे जाते थे, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते थे, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करते थे, उसके बाद आपको सीट अलॉट होती थी। अभी क्या है, अभी का सिस्टम ये है कि सब कुछ स्टार्टिंग से ऑनलाइन चल रहा है, सिक्योरिटी मनी भी आप ऑनलाइन पे कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप ऑनलाइन अपलोड करोगे अपने डॉक्यूमेंट्स, वो ऑनलाइन ही वेरीफाई करते हैं। ठीक है, आपके जो नोडल सेंटर होते हैं वहाँ पे सब सिस्टम पे बैठे होते हैं, ठीक है, पीसी बैठे होते हैं और वहाँ पे वो ऑनलाइन ही पूरे डॉक्यूमेंट को एक तरीके से वेरीफाई करते हैं। फिर उसके बाद जब आप एडमिशन लेने जाते हो, तो मान लो कोई कॉलेज अलॉट हुआ, तो उस कॉलेज में जब आप गए तो एडमिशन के टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट ऑफलाइन वेरीफाई करते हैं और सब कुछ यदि सही रहता है तो आपको एडमिशन दे दिया जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्टिंग में ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, इसमें आप क्या क्या अपलोड करोगे? ठीक है, अलॉटमेंट के पहले ही आपका ये हो जाता है वेरिफिकेशन। आप इसमें अपलोड क्या क्या करोगे? तो पिछले साल तक 10th का मार्कशीट नहीं था, इस साल से आपका 10th का मार्कशीट भी इंक्लूड हो गया, तो आपको 10th का मार्कशीट का भी स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा, 12th का मार्कशीट अपलोड करना होगा। ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता है। ठीक है, 10th वाले में 2017 के पहले वाले जो थे उसमें सिर्फ उसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मिलते थे, पासिंग सर्टिफिकेट एक मिलता है ना। 12th में तो आपके पास होगा। ठीक है, 12th तो आपके पास होगा। 2017 के पहले क्या होता था कि 10th का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता था, लेकिन 17 के बाद से आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही, मतलब कि एक ही मार्कशीट आएगी अब 10th की। ठीक है, तो 10th का एक ही रहता है, 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग रहता है। हालांकि मैं अभी एक वीडियो बता दूंगा कि आपको मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, जब मैं एडमिशन लेने आया था तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे यहाँ पे। ठीक है, इसमें काफी सारा कंफ्यूजन रहता है, तो ये आपको सही सही वही बता पाएगा जो कॉलेज में हो, जो एडमिशन ले चुका हो। ठीक है, कि वो वहाँ गया था एडमिशन लेने, तो वो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगे थे, है ना। तो इसमें आपका 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट अपलोड करेंगे। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपका एप्लीकेबल है तो वो आपका लगेगा, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट में आपका कैटेगरी में क्या क्या हो जाएगा, ओबीसी हो जाएगा, एससी हो जाएगा, एसटी हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस हो जाएगा। ठीक है, ये सब कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि आपके पास आपका एप्लीकेबल है तो आप इसको लगाएंगे। ठीक है, सब कैटेगरी में एक्स आर्मी हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, एनसीसी हो गया, ठीक है, पीएच कोटा हो गया, तो ये सारे आपके सब कैटेगरी, ये सब भी यदि आपके पास सर्टिफिकेट हैं, एप्लीकेबल हैं, तो आप ये सब भी यूज करेंगे और ये सब भी अपलोड करते हैं। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है तो वो भी लगेगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो वो भी लगेगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, चॉइस ऑनलाइन अपलोड करना है, फिर उसके बाद वेरीफाई होगा, फिर उसके बाद आप चॉइस फिलिंग वगैरह करेंगे। अब इसमें यहाँ पे जब सर्टिफिकेट की बात हो रही है तो हम लोग सर्टिफिकेट में देख लें डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि मेजर कंफ्यूजन होता है कई बार। ठीक, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको कब रिक्वायर्ड है ना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको कब रिक्वायर्ड है? यदि आप देखो यूपी के रेजिडेंस हो, यूपी के रहने वाले हो। ठीक है, यूपी के रहने वाले हो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आपने 10th और 12th कहाँ से पास करी है। यदि आपने 10th और 12th यूपी से पास करी है तो आपके पास वही डोमिसाइल है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि आप यूपी के ही हो। ठीक है, 10th या 12th है दोनों, यदि आप यूपी से पास करे हो तो आप यूपी के ही हो। ठीक है, तो 10th और 12th यदि आप यूपी से पास किए हो तो आपको डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो प्रूफ कर दे रहा है कि आप यहीं के हो। ठीक है, यदि कहीं और अदर स्टेट से पास किए हो 10th और 12th, भले ही यूपी के हो, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, जो सामान्य निवास प्रमाण पत्र के नाम से होता है। ठीक है, वो आपको लगाना पड़ेगा। यदि आप यूपी के नहीं हो तब तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यदि आप यूपी के नहीं हो
और आपने 10th और 12th यूपी से पास करी है तो ऑब्वियस सी बात है, यदि आपने 10th और 12th यहाँ से पास करी है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेट इशूड की यदि बात करें तो इसमें भी जैसे कि बहुत पुराना नहीं होता है, जनरली 6 महीने का ही होता है। भले ही आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि ये प्रमाण पत्र आपका 3 साल के लिए वैध है, वैलिड है, लेकिन 6 महीने का ही वैलिडिटी हर जगह हर काम में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका डेट जो इसने इशू किया है, जो कि हर साल करता है, वो आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कई लोग का डाउट ये है कि अभी मेरे पास सर्टिफिकेट है नहीं, तो यार कोशिश करो कि बनवा लो। ठीक है, बनवा लो, 2-3 दिन लगता है। ठीक है, कहीं अच्छे जगह पे जाओ, हालांकि बनता तो शायद तहसील से है। ठीक है, तो बन जाता है। ठीक है, और यदि नहीं भी मान लो बन पाया किसी भी वजह से, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आपको टाइम दिया जाता है इन सब चीज़ों के लिए। एडमिशन के टाइम पे उतनी भी दिक्कत नहीं होती है ना। तो इसमें वही डोमिसाइल का क्राइटेरिया क्या है, डोमिसाइल देखो बनने का क्राइटेरिया क्या है कि यूपी का डोमिसाइल कब बनता है, जब आपका यूपी में रेजिडेंस हो, कम से कम 15 साल से ऊपर का हो। ठीक है, यदि आपका 10th और 12th यहाँ से नहीं है, कोई भी चीज़ यदि आपका बाहर से है, तो रेजिडेंस कैसे प्रूव करते हैं कि हम यहीं के हैं, हम यूपी के ही हैं। मान लो कोई लड़का है वो बिहार से पढ़ा हुआ है लेकिन है यूपी का है, तो वो यूपी का है ये कब माना जाएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट में, यहाँ पे जो कि 10th और 12th वो कहीं और से पास किया है लेकिन वो यूपी का है, तो कब माना जाएगा, कम से कम उसका यहाँ पे कुछ जमीन वमीन का भी क्राइटेरिया रहता है कि इतना जमीन हो और कम से कम 15 साल से हो यहाँ पे, तब आप यहाँ के डोमिसाइल हो, आप यहाँ के निवासी हो। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होता कैसा है, तो उस पर उत्तर प्रदेश शासन लिखा होता है। ठीक है, इस पे सामान्य निवास प्रमाण पत्र लिखा होता है और इस पे प्रमाण पत्र संख्या होता है। तो ये सर्टिफिकेट इशूड नंबर जो होता है ये भी वहाँ पे इंटर करना होता है आपको। ये जो डिजिट्स होते हैं ये आपको इंटर करना होता है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको रहेगा। ठीक, तो ऐसा होता है कुछ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट पे आते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट में भी देखो बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट 2 टाइप के होते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, एक स्टेट का होता है। ठीक है, तो एक ऑल इंडिया के लिए होता है, एक स्टेट कोटा के लिए होता है, और दोनों कास्ट सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश शासन ही बनाता है। मतलब कि दोनों कास्ट सर्टिफिकेट आपका यूपी गवर्नमेंट ही बनाएगा, दोनों के ऊपर आपका उत्तर प्रदेश शासन लिखा होगा। ठीक है, एक हिंदी में होता है, एक इंग्लिश में होता है। जो इंग्लिश वाला होता है वो सेंट्रल वर्क के लिए होता है और जो हिंदी वाला होता है वो स्टेट वर्क के लिए होता है। और दोनों बनाएगा कौन, दोनों स्टेट ही बनाता है, तो दोनों के ऊपर उत्तर प्रदेश शासन लिखा होगा। जो ऑल इंडिया वाला होता है वो यूपी गवर्नमेंट ही बनाता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश शासन उस पर भी लिखा होगा, लेकिन वो सेंट्रल पर्पज के लिए होता है, वो इंग्लिश में होता है। ठीक है, जो स्टेट के लिए होता है, जो स्टेट, ये जो हम लोग को यूपी नेट काउंसलिंग में हम लोग ये वाला यूज करेंगे, जो स्टेट वर्क के लिए होता है, स्टेट पर्पज के लिए, ये भी यूपी गवर्नमेंट ही बनाता है। और ये हिंदी में होता है, यूपी गवर्नमेंट बनाता है, तो उत्तर प्रदेश शासन इस पर भी लिखा होता है। तो ये हो गया आपका 2 टाइप का कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और इसका भी इशू डेट आप वही 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही लेंगे। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही लेंगे, और इसका भी ऐसे ही फॉर्मेट होता है, उत्तर प्रदेश शासन लिखा होगा। ठीक है, ये ओबीसी का है तो पिछड़ी जाति के लिए प्रमाण पत्र। ठीक है, और इस पे भी आपका सर्टिफिकेट इशूड नंबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट। दूसरा वाला अभी मेरे पास है नहीं, है ना, ग्रुप में भेज दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से देख लेना। ठीक, अब क्या है कि यदि आपको मान लो कोई प्रॉब्लम हो रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने नोडल सेंटर पे जाओगे। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने अपलोड किया चीज़ें और फिर या फिर उसकी क्वालिटी खराब रही होगी, या फिर उस पर जो सर्टिफिकेट नंबर्स होते हैं वो यदि नहीं विजिबल है, तो वहाँ से डिक्लाइन कर दिया जाता है आपके नोडल सेंटर से। तो आप नोडल सेंटर आपको सेलेक्ट कराया जाता है, इसीलिए कि आप अपने नियर बाय किसी कॉलेज को नोडल सेंटर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, नियर बाय किसी भी सरकारी कॉलेज में आपको नोडल सेंटर दिया जाता है, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो और वहाँ पे जाओ और अपने प्रॉब्लम्स को वहाँ पे रिजॉल्व कराओ, मतलब फेस टू फेस। ठीक है, तो ये जो नोडल सेंटर होता है ये क्या है कि ये आपको अपने घर के एकदम पास वाला कॉलेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, नोडल सेंटर का बिल्कुल मतलब ये नहीं होता कि ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है। यदि आप अपने नोडल सेंटर में टॉप का कॉलेज नहीं, मतलब आपके घर के पास में कोई नीचे का कॉलेज है आप उसको सेलेक्ट कर देते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपका कोई प्रेफरेंस है। ठीक है, नोडल सेंटर बस आपकी हेल्प के लिए होता है। ठीक है, नोडल सेंटर आप रजिस्ट्रेशन के समय ही सेलेक्ट करोगे, ये सिर्फ हेल्प के लिए होता है, सिर्फ हेल्प के लिए होता है। आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वहाँ पे जा सको, एकदम पास में होता है घर के। ठीक है, मतलब घर के पास वाला आप सेलेक्ट करते हो। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है कि आपने उस कॉलेज को प्रेफरेंस दिया है अपने उसमें, तो इसको डाउट मत रखना, नोडल सेंटर घर के पास वाला ही सेलेक्ट करना। और यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है, जैसे मान लो कि आपका ये
सर्टिफिकेट वाला जो मैं बता रहा हूँ कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, मान लो उसके पहले का है और आपके पास टाइम नहीं है बनवाने का, तो आप क्या करोगे, आप वही वाला अपलोड करोगे, और हो सकता है वो लोग रिजेक्ट करें तो आप जाके उसको वहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दोगे और उसको सही कराओगे, फिर वो ये हो जाएगा कि चलो ठीक है, अब जब आप एडमिशन के टाइम पे जाना तो वहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट दिखाना उसमें ये वाला करना, 1 अप्रैल 2024 के बाद का जो अलॉटेड होगा प्रमाण पत्र, वो वाला वहाँ पे शो करना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए नोडल सेंटर होता है। आगे चलते हैं, तो आगे आपका चॉइस फिलिंग है। तो चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग देखो, चॉइस फिलिंग आपका सबसे बेसिक में समझाऊँ तो चॉइस फिलिंग जैसे कि आपको मान लो यूपी में ही है, तो यूपी में जो जैसे कि जनरल ट्रेंड होता है, जैसे कि सबसे पहले केजीएमयू फिल करते हैं, फिर आरएमएल फिल करते हैं, ठीक है, फिर जीएसवीएम फिल करते हैं, फिर एमएलएन फिल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉलेज के सीक्वेंस में आप भर रहे हो, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग में होता क्या है कि जैसे मान लो आपके रैंक पे यदि ऐसी मतलब कि ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से ये चीज़ें अलॉट होती हैं, ठीक है। आपके रैंक पे जीएसवीएम मान लो आपको मिल गया, ठीक है, और आपको जीएसवीएम मिल गया। अब आप सेकेंड राउंड में क्या है कि सेकेंड राउंड में जब आप जाओगे और यदि आरएमएल में सीट खाली होती है, आप एकदम मतलब आरएमएल की एकदम सीट जैसे ही भरी उसके जस्ट नीचे आप जीएसवीएम में एंट्री किए हो, ठीक है। आरएमएल की सारी सीट जहां पे फिल हुई उसके जस्ट नीचे आप जीएसवीएम में एंटर किए हो, और तो यदि आरएमएल में एक सीट भी यदि खाली होती है सेकेंड राउंड में, कोई छोड़ के जाता है या ऑल इंडिया से सीट उठा लेता है, सीट रिजाइन करता है, तो जैसे ही एक सीट खाली होगी आपको सेकेंड राउंड में आरएमएल में अपग्रेड कर दिया जाएगा। अपग्रेड ऐसे ही नहीं कर दिया जाएगा, कैसे किया जाएगा, सेकेंड राउंड में आपको सेकेंड राउंड में वापस से चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाता है या फिर रिसफल करने का मौका दिया जाता है। तो जब आप सेकेंड राउंड का चॉइस फिलिंग करोगे तो आप उसमें जीएसवीएम को फिल नहीं करोगे या फिर उसके नीचे के कॉलेजेस को फिल नहीं करोगे। अब आपको ये तो अलॉट हो ही है, ये बिल्कुल मत सोचना कि यदि ये अलॉट हो गया है तो यदि सेकेंड राउंड में कुछ ना मिला तो यही मेरा रहे तो इसको भी भर देता हूँ। एक बार अलॉट हो गया तो इसको वापस से नहीं भरना है, आपको सिर्फ ये दोनों भरने हैं, और सेकेंड राउंड में आपको जब अलॉट होगा तो यदि आरएमएल में सीट खाली रहेगी तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा चॉइस फिलिंग में होता है। फर्स्ट राउंड में आप चॉइस फिल करते हो, सेकेंड राउंड में आप रिसफल करते हो, और अभी आपका थर्ड राउंड का भी कॉन्सेप्ट आ गया है तो उसको आगे अभी देख रहे हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ से शुरू करते हैं मेन चीजें जो मुझे को समझाना था, ठीक है, जिसमें ज्यादा टाइम लगा है। कि फर्स्ट राउंड में आप यदि पार्टिसिपेट करते हो या फिर नहीं पार्टिसिपेट करते हो, फर्स्ट राउंड में यदि आप नहीं भी पार्टिसिपेट करते हो तो आप सेकेंड राउंड में आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो, सिक्योरिटी मनी देके और रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में यदि आप पार्टिसिपेट करते हो और आपको अलॉट होता है या फिर अलॉट नहीं होता है, ठीक है, नहीं अलॉट हुआ तब तो आप आराम से सेकेंड राउंड में जाओगे। आपको कोई भी फर्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट करे हो तो आप सिक्योरिटी मनी वगैरह सबमिट किए होगे तो दोबारा से कभी भी सिक्योरिटी मनी सबमिट नहीं करनी होती है, कोई भी सिक्योरिटी मनी नहीं देना है, डायरेक्ट सेकेंड राउंड में कूद जाना है ना। यदि आपको अलॉट होता है तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में अब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया है आपका फ्री एग्जिट का, ठीक है, फ्री एग्जिट का कॉन्सेप्ट आ गया है। यदि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होती है, आपको नहीं लेना है तो आप फ्री एग्जिट कर जाओ, आप सीट मत उठाओ, ऑल इंडिया की तरह हो गया है, आप यहां से फ्री एग्जिट कर लेते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि फ्री एग्जिट क्या है कि यदि आप नहीं एडमिशन नहीं लेते हो तो आप वही एक तरीके से फ्री एग्जिट कर रहे हो अलॉट होने के बाद भी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सिक्योरिटी मनी फोर्टिफाइड नहीं होगा, सिक्योरिटी मनी आपकी कहीं नहीं जाएगी क्योंकि ये फ्री एग्जिट है, ठीक है। हमेशा सिक्योरिटी मनी नहीं जाती है, फर्स्ट राउंड में यदि फ्री एग्जिट एप्लीकेबल है तो आप जाओ, आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं जाएगी, आप सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो सेकेंड राउंड में, ठीक है। और लेकिन अब इसमें यही है कि आप यदि फ्री एग्जिट करना है, आपको सीट अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में और आपको नहीं लेना है सीट, फ्री एग्जिट करना है, तो आप आराम से सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अब सीट रिजाइन का क्या कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे मैंने इसको लिख तो दिया, लेकिन सीट रिजाइन थोड़ा सा अलग होता है। सीट रिजाइन क्या होता है कि आप एडमिशन लेने के बाद सीट रिजाइन करना चाहते हो, ठीक है। एक तो हो गया कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई, ठीक है, यहां से देखो, आपको फर्स्ट राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया, आपको सीट अलॉट हुई, ठीक है, और आपने एडमिशन ही नहीं लिया, आप गए ही नहीं एडमिशन लेने, ठीक है, आप एडमिशन लेने कॉलेज गए ही नहीं। मान लो आपको केजीएमसी अलॉट हुआ, केजीएमसी गए ही नहीं एडमिशन लेने, तो आपने एक तरीके से क्या कर दिया, आप फ्री एग्जिट कर गए, आप निकल गए, आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं गई क्योंकि फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट अलाउड है ना। और दूसरा क्या है, सीट रिजाइन क्या होता है कि आपको सीट अलॉट हुआ, आपने एडमिशन लिया, बाद में आपका मूड बदल गया कि मुझे नहीं लेना है ये कॉलेज, ठीक है, मुझे ये नहीं लेना है कॉलेज, तो तब आप सीट रिजाइन करोगे और आप सीट रिजाइन कर सकते हो, ठीक है। आप सीट रिजाइन कर सकते हो 2 दिन पहले, आपको चॉइस फिलिंग सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले आप सीट रिजाइन कर सकते हो। अब सीट रिजाइन क्या होता है, सीट रिजाइन में आप जहाँ पे मान लो आपको एमएलएन मोतीलाल नेहरू में कॉलेज अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में, आप गए ही नहीं एडमिशन लेने, तो आप तो फ्री एग्जिट कर गए, आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं गई।
आपको MLN अलॉट हुआ, आप गए एडमिशन ले लिए, उसके बाद आपका मूड चेंज हो गया कि नहीं मुझे MLN नहीं लेना है, मैं ऑल इंडिया से कॉलेज उठाऊंगा या फिर कुछ और करूंगा, या फिर मैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करूंगा। ठीक, तो ये यदि आपको करना है तो आप MLN में एडमिशन लेने गए थे, अब आपका मूड बदला, तो अब आप क्या है कि अब आप सीट रिजाइन करोगे। तो सीट रिजाइन कहाँ करोगे, कैसे करोगे, तो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने गए थे, जैसे MLN में ही जाओगे एडमिशन लेने, तो वहीं जाओगे और वहां पे सीट रिजाइन का लेटर दोगे। ठीक है, वहां जाओगे, वहां पे सीट रिजाइन का लेटर दोगे, और ये आपको सेकेंड राउंड से 2 दिन पहले ही, सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग की जो डेट रहेगी टाइम शेड्यूल में, उससे 2 दिन पहले आपको देना है। तो सीट रिजाइन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि एडमिशन लेने के बाद यदि आप सीट छोड़ना चाहते हो तो सीट रिजाइन है। ठीक, बाकी फ्री एग्जिट का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया, इसमें फर्स्ट राउंड में एप्लीकेबल है। ठीक, सेकेंड राउंड में क्या है, अब देखो सेकेंड राउंड थोड़ा सा बड़ा है। सेकेंड राउंड में क्या है कि सेकेंड राउंड में यदि आप नहीं पार्टिसिपेट करते हो तो ये इसको तो यहीं से निकाल दो, नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो आप डायरेक्ट थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो कि पहले मॉपअप हुआ करता था, वो थोड़ा सा अलग हुआ करता था। इस बार हिस्ट्री है तो थर्ड राउंड भी है। तो सेकेंड राउंड में यदि आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको यदि नहीं अलॉट हुआ तो भैया आप थर्ड राउंड में जाओगे, आप अलॉट ही नहीं हुआ तो क्या ही है। ठीक, और दूसरी बात, यदि आपको अलॉट हुआ, आपने एडमिशन लिया, ठीक है, एडमिशन लिया, यदि आप इसमें सॉरी यहाँ पे ये एडमिशन हटाओ, ठीक है, हाँ, सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट हुई और आप गए ही नहीं एडमिशन लेने, एक तरीके से यहाँ पे आप एग्जिट करना चाह रहे हो, तो सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट अलाउड नहीं है यदि आप यहाँ पे एडमिशन लेने नहीं गए। ठीक है, यदि आप यहाँ पे एडमिशन लेने नहीं गए, फ्री एग्जिट करने की कोशिश किए, तो आपकी सिक्योरिटी मनी पूरी जब्त कर ली जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों के लिए सिक्योरिटी मनी ली जाती है। ठीक है, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, लेकिन आप थर्ड राउंड में एलिजिबल रहोगे। अभी तक आपने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करी है, आपको थर्ड राउंड में एलिजिबिलिटी दिया जाएगा, आप थर्ड राउंड में एलिजिबल रहोगे, आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, लेकिन आपको फिर से सिक्योरिटी मनी देनी होगी। ठीक, और यदि आप एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, यदि आप एडमिशन ले लेते हो तो आप थर्ड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करोगे। यदि आप एडमिशन ले लेते हो, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे फर्स्ट राउंड में यदि आप एडमिशन ले लिए तो आप सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड में यदि आप एडमिशन ले लिए तो आप सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करोगे अपग्रेडेशन के लिए, जो भी मैं बता रहा था KGMU RML का सीक्वेंस बता के, कि फर्स्ट राउंड में आपको MLN मिल गया तो आप GSPM के लिए अपग्रेड कराने के लिए सेकेंड राउंड में मतलब कि पार्टिसिपेट करोगे। उसमें MLN को नहीं फिल करोगे, उसके ऊपर वाले कॉलेजेस को फिल करोगे कि यदि इसमें सीट खाली मिले तो भैया हमको दे दो। ठीक, ऐसे ही सेकेंड राउंड में यदि आपको सीट अलॉट होती है, आप एडमिशन ले लेते हो, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो थर्ड राउंड में। ठीक है, अपनी सीट को और अपग्रेड कराने के लिए। ठीक है, ठीक, और यदि आपका एडमिशन लेने के बाद आपका सीट रिजाइन करने का मन करता है, एडमिशन ले लिया, आप MLN में गए, एडमिशन लेके आ गए, अब आपको सीट रिजाइन करने का मन कर रहा है, तो आप सीट रिजाइन यहाँ से करोगे, तो आपको थर्ड राउंड के चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले ही आपको सीट रिजाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये भी मतलब कि अलाउड नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे सिक्योरिटी मनी इसमें भी 45 आपकी कर ली जाएगी। ठीक है, सीट रिजाइन करोगे तो सेकंड राउंड के बाद। ठीक, अब क्या है कि जो फर्स्ट राउंड में बच्चे थे जिन्होंने अपनी सीट अपग्रेड कराने के लिए सेकंड राउंड में जो आए थे, यदि उनकी सीट अपग्रेड होती है सेकेंड राउंड में, यदि उनकी सीट अपग्रेड होती है फर्स्ट राउंड से, ठीक, तो अपग्रेड होगी तो आप उस वाले कॉलेज में जाके एडमिशन लोगे। मान लो आपको पहले MLN अलॉट हुआ था, अब आपको GSPM अलॉट हुआ, तो अब आप जाओगे GSPM में एडमिशन लेके आओगे। ठीक, लेकिन यदि आप इसमें एडमिशन नहीं लेते हो तो वही बात है कि आपको मैंने अपग्रेड करके भी सीट दी, लेकिन फिर भी आप एडमिशन अब नहीं ले रहे हो, आपको पहले वाले में अलॉट हुआ था, आप अपग्रेड कराएं, आपको अभी भी कॉलेज नहीं पसंद आया, आप ऐसा चॉइस फिलिंग किए, तो आप अब एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो आपके यहाँ पे भी सिक्योरिटी मनी वापस ले ली जाती है, मतलब कि सिक्योरिटी मनी जब्त कर दी जाती है। ठीक है, और फर्स्ट राउंड में जैसे कि आप MLN में एडमिशन लिए थे और आपको अपग्रेड करके GSPM दिया गया, लेकिन आप नहीं ले रहे हो GSPM, तो आपकी सिक्योरिटी मनी भी जाएगी और आपका जो एडमिशन फी था वहाँ पे उस कॉलेज में, वो आपका जब्त कर लिया जाता है। और प्राइवेट कॉलेज में चूंकि बहुत ज़्यादा फीस होता है, तो उसमें प्राइवेट कॉलेज में सेकेंड राउंड में अपग्रेड होने के बाद यदि आप कॉलेज नहीं लेते हो तो वहाँ पे फुल फी रिटर्न हो जाती है। ठीक, उसके बाद आते हैं थर्ड राउंड पे। ठीक है, थर्ड राउंड में नहीं पार्टिसिपेट किए तो भैया स्टे राउंड में करोगे ही, पार्टिसिपेट किए आपको नहीं अलॉट हुआ तो अब भाई स्टे राउंड में जाओगे ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यदि थर्ड राउंड में अलॉट हुआ तो आपको एडमिशन लेना ही लेना है, यहाँ से एग्जिट अलाउड नहीं होती है। यदि आप थर्ड राउंड में एडमिशन आपको अलॉट हुआ और आप एडमिशन नहीं ले रहे हो, आप एडमिशन नहीं ले रहे हो, तो यहाँ पे सीट रिजाइन अलाउ नहीं है, तो आपके यहाँ पे सिक्योरिटी मनी भी चली जाएगी। ठीक है, और ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी मनी चली जाएगी,
है ना। और यहाँ पे यदि आप सीट रिजाइन करना चाहते हो एडमिशन लेने के बाद, तो ये भी आपके हिस्ट्री राउंड के 2 दिन पहले आपको सीट रिजाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। और अपग्रेडेड फ्रॉम सेकेंड राउंड, अब यदि जो सेकेंड राउंड में बच्चे थे, जो एडमिशन ले चुके थे और वो अपग्रेड कराने के लिए थर्ड राउंड में एंट्री किए थे, यदि उनका थर्ड राउंड में सीट अपग्रेड होता है, यदि आप उनका अपग्रेडेड फ्रॉम सेकंड राउंड से, यदि सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में सीट अपग्रेड होता है, ठीक है, तो उनको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां से एग्जिट नहीं अलाउड है। यदि आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाती है, ठीक है, प्लस एडमिशन फी जो आप दिए थे सेकंड राउंड के कॉलेज में या फर्स्ट राउंड के कॉलेज में, सेकंड में लिए होगे फिर थर्ड में आए होगे, ठीक है, तो सेकंड राउंड में जो आप एडमिशन फी दिए हो या फिर जो भी एडमिशन फी आप दिए हो वो आपका जब्त कर लिया जाएगा। और यदि प्राइवेट कॉलेज के साथ ये चीज करते हो, आप थर्ड राउंड में अपग्रेड करा के नहीं ले रहे हो, तो आपका 50% फी यहाँ पे भी जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री वैकेंसी राउंड, जो कि नया इंट्रोड्यूस हुआ है इस साल से, है ना। हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में आते हैं, तो हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में एलिजिबल कौन है। अब देखो हिस्ट्री वैकेंसी राउंड क्या है, एकदम लास्ट राउंड है, बच्चा खुचा सीट है इसमें, ठीक है, सबको सीट दे दिया गया, सबकी सिक्योरिटी मनी इसीलिए ली गई थी कि यदि आप सीट अलॉट कराओ तो मतलब उसको मत छोड़ो, ले लो, ठीक है। फिर भी आपको 1-2 चांस दिए गए छोड़ने के, फर्स्ट राउंड में तो अच्छे से दिया गया, सेकंड राउंड में थोड़ा कम दिया गया, थर्ड राउंड में और स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई गई। अब हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में क्या है कि अब ये बच्चा खुचा सीट है, सीट बर्बाद ना हो इसीलिए ये लास्ट राउंड है। इसमें जिसको कभी भी मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है, जैसे कि ये बंदा है जिसको नॉट अलॉटेड टिल थर्ड राउंड, तो वो हिस्ट्री राउंड में जाएगा, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उसने फर्स्ट राउंड में ही सिक्योरिटी मनी दे दी है, उसको दोबारा सिक्योरिटी मनी नहीं देनी है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको अभी तक कहीं अलॉट नहीं हुआ है, इसलिए वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। तो एलिजिबल कौन है, जिसको कभी नहीं अलॉट हुआ है फर्स्ट सेकंड या थर्ड राउंड में, कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। और यदि किसी भी कैंडिडेट को ऑल इंडिया कोटा से सीट अलॉट हुई है अब तक, अब हिस्ट्री राउंड आते आते क्या है कि ऑल इंडिया के फर्स्ट सेकंड थर्ड भी कंप्लीट हो चुकी होगी, है ना, ऑल इंडिया की भी हिस्ट्री कंप्लीट ही होने वाली होगी, मतलब ऐसे ही मतलब पैरेलल चलता है ना। तो यदि आपको ऑल इंडिया कोटा में कहीं पे सीट अलॉट हो चुकी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपको सीट मिल रही है ना कहीं आप अलॉट करा चुके हो, तो आप हिस्ट्री राउंड में एलिजिबल नहीं हो। तो जिसको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिला है यूपी नीट काउंसलिंग में, वो एलिजिबल है हिस्ट्री राउंड के लिए। और यदि ऑल इंडिया कोटा में आपको कहीं भी सीट मिली है, ठीक है, और आप एडमिशन ले चुके हो, तो आप यहाँ पे मतलब अलाउड नहीं हो हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में, ठीक है। अब आते हैं, अब देखो वो बीडीएस वाला जो है कि जैसे कि ये होता है कि बीडीएस में बच्चे एडमिशन ले लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में, डरते रहते हैं, ठीक है, कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए फर्स्ट सेकंड राउंड में वो बीडीएस ले लेते हैं। अब आपके यूपी में केजी में ही है बीडीएस, है ना, यूपी नीट कोटा से। तो आपका फर्स्ट सेकंड राउंड में यदि कोई बंदा बीडीएस में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, तब भी वो एलिजिबल है हिस्ट्री राउंड में, उसको हिस्ट्री राउंड में चांस दिया जाएगा, ठीक है। एडमिशन ले भी चुका है तभी उसको हिस्ट्री राउंड में चांस दिया जाएगा, एमबीबीएस की सीट यदि उसको मिल जाए, बॉर्डर पे है तो वो उठा सकता है वहां से, ठीक है। आपका इसमें हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में हमेशा नई रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है, जैसे कि पहले मॉपअप राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन होता था, वैसे हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में नया रजिस्ट्रेशन होगा 1000 रुपए देके, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है हिस्ट्री राउंड में, ठीक। अब आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मनी कौन पे करेगा, ठीक है। सिक्योरिटी मनी यदि आप पार्टिसिपेट किए हो, फर्स्ट राउंड से पार्टिसिपेट करते आ रहे हो, एक बार आपने यदि कहीं पे दे दिया है सिक्योरिटी मनी, या आप हो सकता है सेकंड राउंड से ही शुरू किए हो पार्टिसिपेट करना, तो यदि आपने सिक्योरिटी मनी दे दिया है तो आपको सिक्योरिटी मनी दोबारा नहीं देना होता है, ठीक है। तो इसमें आपका यदि आप डायरेक्ट राउंड में एंट्री और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट हिस्ट्री राउंड में एंट्री लेते हैं, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं किया, जब कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं किया तो कहीं उनको सीट अलॉट नहीं हुई, तो वो भी हिस्ट्री राउंड में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, है ना। तो डायरेक्ट एंट्री कर रहे हो तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी फी दोगे, ठीक है। और फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन हिस्ट्री, यदि आप पार्टिसिपेट नहीं किए हो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में और आप डायरेक्ट एंट्री कर रहे हो तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी करना होगा और यहाँ पे सिक्योरिटी मनी भी देनी होगी। और यदि आप पार्टिसिपेट कर भी रहे हो, सिक्योरिटी मनी दे चुके हो फर्स्ट राउंड में ही, और आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में कहीं पे सीट अलॉट नहीं हुई है, तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी मनी नहीं दोगे, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी दोगे, ठीक। और यहाँ पे क्या है, नॉट अलॉटेड टिल थर्ड राउंड, जिसको तीसरे राउंड तक कहीं भी सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही बात है कि उनको सिक्योरिटी मनी पे करने की जरूरत नहीं है। मान लो फर्स्ट राउंड में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो और फर्स्ट राउंड से ही वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेकंड राउंड से ही वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक बार का सिक्योरिटी मनी दे चुके हैं तो दोबारा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1000 रुपए देना है रजिस्ट्रेशन का हिस्ट्री का, ठीक है, और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक।
उसके बाद यदि आपको अलॉट होता है स्टे राउंड में, अब देखो मैं जैसे कह रहा हूँ ये एकदम लास्ट राउंड है, यहाँ पे आपके साथ कोई भी सहूलियत नहीं बरती जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे अलॉट करा के मत छोड़ना, अब आपको सीट बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। यदि आपको अलॉट होता है स्टे राउंड में तो आपको, अब अलॉट होगा तो जाहिर सी बात है जो कॉलेज अलॉट होता है वही आपका नोडल सेंटर रहता है जनरली, तो आप जाओगे वहाँ पे एडमिशन लोगे। जैसे जब हम लोग को KGMU अलॉट हुआ था तो उसमें था कि आपका अलॉटेड कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, नोडल सेंटर फॉर एडमिशन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो नोडल सेंटर ही वही होता है, आपको जो कॉलेज अलॉट होता है वहीं आप जाते हो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने। तो आपको स्टे राउंड में यदि अलॉट होता है तो आप जाओगे कॉलेज में, वैसे ही अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे और एडमिशन लोगे, ठीक है। और यदि आप एडमिशन नहीं लेते हो हिस्ट्री में अलॉट होने के बाद भी, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपकी सिक्योरिटी मनी भी यहाँ पे तो जाएगी, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगले साल यूपी नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यही है कि हिस्ट्री राउंड में अलॉट करा के आपको एग्जिट का मौका बिल्कुल नहीं दिया जाता। यही आपका ऑल इंडिया में भी है, पिछले साल भी था। इसीलिए आपको वेरी फर्स्ट पेज पे ये था कि एलिजिबल वो नहीं है जो पिछले साल हिस्ट्री राउंड में अलॉट करा के सीट छोड़े थे, वो एलिजिबल नहीं है, ठीक। अब इसके बाद सब खत्म हो गया। एडमिशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे तो ये भी मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होंगे वो आपको फोटोग्राफ के साथ कैसा होता है डॉक्यूमेंट, ये कास्ट वास्ट वाला जो होता है ना, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला, ये सब भी मैं बता दूंगा, ठीक है। सीट रिजाइन का क्या सीन है, तो सीट रिजाइन मैंने आपको पहले ही अच्छे से समझा चुका हूँ कि फर्स्ट राउंड में क्या है, सेकंड राउंड में क्या है, थर्ड राउंड में क्या है और स्टे राउंड में क्या है। स्टे राउंड में सीट रिजाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फर्स्ट राउंड में आप सीट रिजाइन कर सकते हो, सिक्योरिटी मनी नहीं जाएगी। सेकेंड राउंड में आप सीट रिजाइन करते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाती है, ठीक है। थर्ड राउंड में यदि आप सीट रिजाइन करते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाती है और आपका फीस वगैरह भी चली जाता है, ठीक है। और यदि आप सीट रिजाइन करना चाहते हो इन सारे राउंड्स में, सीट अलॉट करा के, यदि आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, सीट रिजाइन करना चाहते हो अपने पैसे को दाव पे रख के, तो आपको क्या करना है कि कम से कम अगले राउंड के चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले ही आपको कराना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग लास्ट में देखें बॉन्ड सिस्टम ना, हाँ ये लास्ट है। तो बॉन्ड सिस्टम क्या होता है, बॉन्ड सिस्टम आपके क्या होता है, ये टोटली कॉलेज वर्क होता है एक तरीके से, ठीक है। बॉन्ड के लिए आपको कोई पेपर वेपर नहीं लाना होता है, वो यहाँ आपका कॉलेज ही काम ये सब करा लेता है, ठीक है। बॉन्ड क्या है कि देखो जब आप MBBS करते हो 5 साल की, 5.5 साल की, तो इसमें आपका 2 साल का सर्विस बॉन्ड होता है वर्सेस 10 लाख रुपीज। ये आपका एफिडेविट वगैरह साइन करा लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप MBBS कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आपको 2 साल सर्विस देना है गवर्नमेंट में, ठीक है। ये नहीं कि आप MBBS कंप्लीट किए गए तुरंत अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के बैठ गए, तो आपको 2 साल की सर्विस बॉन्ड यहाँ पे होती है, ठीक है। तो MBBS कंप्लीट, या तो आप सर्विस नहीं करना चाहते हो तो आपको 10 लाख रुपए देना होगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो आपको सर्विस बॉन्ड सिस्टम में क्या है कि सर्विस देना होता है आपको एज ए नॉन PGJR एट गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, या संविदा मेडिकल ऑफिसर के तौर पे आप PHC वगैरह पे पोस्टेड होते हो, ठीक है। तो आपको 2 साल सर्विस देनी होती है, ठीक है। बॉन्ड पेपर जो है आपका वो टोटली कॉलेज वर्क होता है, वो लोग आप करा लेंगे, ठीक है। आपको पहले से कोई भी ऐसा एफिडेविट वगैरह लेके नहीं आना होता है एडमिशन के टाइम पे। एडमिशन के टाइम पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट बताए गए हैं वो सब आप लेके आओ, ठीक है। एडमिशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं वो वाला वीडियो मैं अभी तुरंत अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उसको देख लो, है ना, उसको देख लो। और यहाँ पे ये वीडियो खत्म करते हैं, बहुत लंबा वीडियो भी हो गया है, ठीक है। तो इसको एडिट करके अपलोड करने के जस्ट बाद मैं वो वाला वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। आपको यूपी नीट काउंसलिंग से रिलेटेड ये वाला जो था, मैंने जो अभी नया ब्रोचर पढ़ के पूरा एक समराइज किया था, वो यही था, ठीक। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो देख लेना, है ना। बाकी कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट में पूछ सकते हो, है ना। और बाकी 1-2 वीडियो और बना दूंगा यूपी नीट से। बहुत लोग कह रहे थे कि काउंसलिंग वाला एक बार और बता दीजिए, उसमें चीज़ें अपडेट हुई हैं, तो वो हो गया, ठीक है। थैंक यू।